हेलो एवरीवन। लुसेंट के मॉडर्न इंडिया की सीरीज में आज हम लोग करेंगे एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ये मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग बंगाल, मैसूर और पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ब्रिटिश इंडिया का कैसे, मतलब ब्रिटिश पावर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे वो हुआ, प्रभुत्व हुआ, कैसे उन्होंने कब्जा किया, इस तरह से। तो पहला इसमें आता है बंगाल, और इसमें पहला नाम आता है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक शुरू में सूबेदार रहा, बाद में गवर्नर बन गया। तो 1717 में ये इसको बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया गया फर्रुख सियार के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए, फर्रुख सियार के द्वारा इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। और इसको उड़ीसा का गवर्नरशिप 1719 में मिला। यहाँ पे 1719 में इसको उड़ीसा का गवर्नरशिप मिला, फर्रुख सियार के द्वारा ही। और इसने अपना कैपिटल, बंगाल का कैपिटल डक्का, जो आज ढाका है, वहां से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर लिया था। ये तीन बातें इस कार्य में इंपॉर्टेंट है कि मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक रहा, 1717 टू 1727। 1719 में इसको उड़ीसा का गवर्नरशिप मिला और इसने दक्का से मुर्शिदाबाद कैपिटल को शिफ्ट किया था बंगाल के। फिर इसके बाद 1727 में इसका सन इन लॉ, मुर्शीद कुली खान का सन इन लॉ सुजाउद्दीन गवर्नर बना, और उसको गवर्नरशिप बिहार का भी दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल बादशाह था ना, उत्तरवर्ती मुगल या लेटर मुगल्स में आता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सजाउद्दीन को बिहार का गवर्नरशिप दिया था। उसके बाद सरफराज खान, सरफराज खान 1739 टू 40, मतलब सिर्फ एक साल तक ये गवर्नर रहा। ये सुजाउद्दीन का सन था, बेटा था, और उसका मर्डर अलीवर्दी खान ने कर दिया, जो उस समय डिप्टी गवर्नर था बिहार में 1740 में, 1740 में। और फिर अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। अब चूंकि इसने मर्डर करके वो गवर्नर बना था, तो अपने असम्पशन को ये करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, इसने जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उससे एक फरमान लिया और उसके बदले में उसको 2 करोड़ रुपया दिया। ठीक है, इसने, और उसके बाद ये बंगाल का नवाब बन गया। उसने इंग्लिश को और फ्रेंच को बंगाल में फोर्टिफाई करने से, कलकत्ता और चंद्रनागौर में फोर्टिफाई करने से रोका। ठीक है, ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट था। और इसी का प्रभाव था कि अ, मुगल, मतलब जो यूरोपियन पावर्स थी, वो रुकी रही, लेकिन इसके बाद सिराजुद्दौला ऐसा नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका ग्रैंड सन था, नवासा। और सिराजुद्दौला 1756 में, 20 जून 1756 में, है ना, उसने फोर्ट विलियम को सीज करवा लिया। ठीक है, और बाद में उसको रॉबर्ट क्राइव ने रिकवर कर लिया था। ठीक है, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और उसने जो कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, अंग्रेज वहां पे जो उनको दस्तक मिला हुआ था उसका मिसयूज कर रहे थे और फोर्टिफाई कर रहे थे, तो इससे ये होके क्षुब्ध होकर के उसने जो फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम, उसको सीज कर लिया था। बाद में उसने रॉबर्ट क्राइव ने इसको रिकवर कर लिया। और ये सीज कब किया था? 20 जून 1756, 20 जून 1756। 2 जनवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है, जिसमें सिराज को ने पार्शियली कुछ जो डिमांड थे अंग्रेजों के, उनको मान लिया गया। और ब्रिटिश देन कैप्चर्ड चंद्रनागौर, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने चंद्रनागौर, जहां पर फ्रेंच फैक्ट्री थी, उसको कैप्चर कर लिया। और फ्रेंच सेटलमेंट, हाँ, जो फ्रेंच सेटलमेंट था, मार्च 1757 में। उसके बाद फिर बैटल ऑफ पलासी होती है, जो 23 जून 1757 को होती है। और इसमें एक कॉन्स्पिरसी होती है। इसमें कुछ लोग सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं, उसके साथ दगा करते हैं। उसमें से मीर जाफर का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। मीर जाफर ने अंग्रेजों से जाकर के इसने वो कर ली थी, ट्रीटी कर ली थी, जाके मिल गया था। और इसके बदले में बाद में इसको नवाब भी बनाया गया। तो ये उस समय मीर बख्शी था। ठीक है, उसके बाद मानिक चंद, वो कलकत्ता का ऑफिसर इंचार्ज था।
उसके बाद एमी चंद, वो उस समय का एक रिच सिख मर्चेंट था, सिख व्यापारी था। जगत सेठ, वो एक बड़ा बैंकर था उस समय का। और खादिम खान, ये उस समय एक लार्ज नवाब की आर्मी में एक लार्ज सेक्शन को वो करता था, लीड करता था। ठीक है, कमांडेड। द कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब चूंकि इसमें उसको सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया, उसको मैदान में ही मार दिया गया, और यहाँ पर मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया। और इसके बदले में मीर जाफर ने कंपनी को मतलब अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मतलब फ्री ट्रेड करने का राइट दिया, कि आपको कोई ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट दिया, कि आपको कोई भी वो नहीं लगेगा, है ना, टैक्स वैक्स नहीं देना है, आप व्यापार करो। और कंपनी को 24 परगना की जमींदारी भी मिली, 24 परगनाज की जमींदारी भी मिली। मीर जाफर फेल इनटू एरर्स एंड वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। क्योंकि अंग्रेजों का जो ग्रीड था वो बढ़ता जा रहा था, और बंगाल का खजाना खाली होता जा रहा था। तो मीर जाफर के लिए उसको फुलफिल कर पाना मुश्किल हो रहा था। और अंत में मीर जाफर जब नहीं पूरा कर पाया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के उसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। यहाँ पे मीर जाफर था, ठीक है, यहाँ पे मीर जाफर थोड़ा सा कट गया है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मीर कासिम। तो मीर कासिम उसके बाद नवाब बना। मीर कासिम ने बुर्दवान, मिदनापुर, चिटागोंग इस सबको कंसीड कर लिया, अपने में मिला लिया, सीडेड कर लिया, मिला लिया अपने में। और उसने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया। मुंगेर क्यों किया? अंग्रेजों के इंटरफेरेंस से बचने के लिए। ठीक है। और उसके बाद मीर कासिम जब देख रहा था कि ये अंग्रेज मेरा चलने नहीं देंगे, ये आदमी था जो सोचता था थोड़ा सा, ठीक है, तो Muir Qasim soon revolted as he was angry with the British for misusing दस्तक, है ना, अंग्रेज लगातार दस्तक का मिसयूज कर रहे थे, जो कि दस्तक उनको मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उसके बदले में उसके ऑफिशियल्स वगैरह भी इसका यूज कर रहे थे, ड्यूटी फ्री पासेस का। तो इससे गुस्सा होकर के उसने रिवॉल्ट किया, और ब्रिटिशर से हार के वो भाग गया अवध की ओर। ठीक है, जहां पर उसने एक कॉन्फिडरेसी साइन की, कॉन्फिडरेसी बनाई, जिसमें अवध का रूलर सुजाउद्दौला, ठीक है, मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड, और ये जो बंगाल, हालांकि ये समय अब बंगाल का नवाब है नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूछा था कि बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मैक्सिमम लोगों ने मार दिया था वो मीर कासिम। लेकिन उस समय चूंकि वो भाग गया हुआ था, और फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। ठीक है, तो मीर कासिम ने रिवॉल्ट किया, और ये कॉन्फेडरेसी बनाई, और फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। और इसमें मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और शाह आलम सेकेंड, मुगल बादशाह जो मुगल एम्पायर जो है, इस समय इस तीनों की जो कंबाइंड आर्मी थी वो मुनरो से हार गई, और मीर जाफर को फिर से, है ना, नवाब बना दिया गया। मीर जाफर तो खैर बना ही हुआ है नवाब। उसके बाद अब यहाँ लिख रहा है मीर कासिम के सक्सेसर कौन थे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मीर जाफर, मीर कासिम के, मीर जाफर वाज अगेन प्लेस टू द थ्रोन, और सक्सेसर ऑफ मीर कासिम। तो मीर कासिम के सक्सेसर कौन हुए, उसके उत्तराधिकारी कौन हुए? तो मीर जाफर 1764 टू 65 एक साल ही रहा। उसके बाद नजमुद्दौला, और उसके बाद सैफुद्दौला, और उसके बाद मुबारक दौला। ये ईयर वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दे रखा है तो मैंने बता दिया आपको। फिर मीर जाफर की डेथ हो जाती है, और उसका सन, उसका बेटा नजामुद्दौला थ्रोन पे बैठाया जाता है। और उसने एक ट्रीटी की 20 फरवरी 1765 में, एक ट्रीटी की, जिसको ये यहाँ पे है, ठीक है, बाय विच द नवाब वाज
डिसबैंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी, और जिसके द्वारा नवाब की ज्यादातर जो आर्मी थी, ज्यादातर सेना थी, उसको डिसबैंड कर दिया गया, है ना, उसको हटा दिया गया। और जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल थ्रू एंड टू एडमिनिस्टर बंगाल थ्रू ए डिप्टी सूबेदार नॉमिनेटेड बाय कंपनी, और बंगाल को एडमिनिस्टर एक डिप्टी सूबेदार के द्वारा किया जाने लगा, जिसको अपॉइंट कौन करती थी? कंपनी करती थी। नॉमिनेट कौन करती थी? कंपनी करती थी। कंपनी नॉमिनेट करती थी, और वो नॉमिनेट करने के बाद हो ही जाता था, क्योंकि एक्चुअल पावर जो था वो कंपनी के ही हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में था। उसके बाद क्लाइव ने दो सेपरेट ट्रीटी की। ये ट्रीटी क्लाइव ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद की थी, ठीक है। दो संधि हुई है, इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं। पहली हुई थी, ट्रीटीज हुई थी। पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 को, ये शाह आलम सेकेंड के साथ हुई थी, शाह आलम मुगल एम्पेयर। और नेक्स्ट जो सेकेंड ट्रीटी हुई है वो हुई है 16 अगस्त 1765 को, ये शुजाउद्दौला के साथ हुई है, जो नवाब ऑफ अवध था। इसमें उसको बोला गया कि आप रहिए वहां पे अवध में, आपको मतलब उसको बफर की तरह यूज किया गया कि यदि बाद में किसी भी तरह का अटैक होता है तो अवध पे होगा, तो उसको छोड़ दिया गया, उसको नवाबी उसको दे दी गई, उसके साथ किसी तरह का वो नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट, तो ये जो नजामुद्दौला ने ट्रीटी साइन की है 20 फरवरी 1765 को, ठीक है, वहीं से ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट होता है बंगाल में। और इस ये 1765 में ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या है, तो कंपनी ने दीवानी और निजामत जितने भी राइट्स थे वो निजामुद्दौला से अपने अपने हाथ में ले लिए, मतलब रुपए पैसे संबंधित जितने भी अधिकार थे वो अपने हाथ में ले लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन का वो निजामुद्दौला के हाथ में रहा, नवाब बंगाल के हाथ में रहा। और जब चूंकि आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप क्या ही एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन कंपनी ने डायरेक्ट टेक ओवर नहीं किया, इसके पीछे उनका ये था कि यदि रिवॉल्ट वगैरह हुआ या फिर उनको समझने में दिक्कत होगी सारी चीजों को, तो फिर वो डायरेक्ट उनके सामने ना हो, है ना, उसके सामने पर्दे के सामने कोई और आदमी रहे, पर्दे के पीछे से हम कठपुतली की तरह यूज करते रहे। लेकिन यही बोला कि बट द कंपनी डिड नॉट टेक ओवर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिवेन्यू कलेक्शन, है ना, रिवेन्यू कलेक्शन भी लोग जो नवाब के लोग थे वही करते थे, और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नवाब के लोग करते थे, लेकिन है ना दीवानी राइट्स जो था वो इसके हाथ में चला गया, इस पैसे आते थे कंपनी के हाथ में। बाद में वारन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल सिस्टम को, है ना, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को खत्म कर दिया 1772 में। और ये थी बंगाल की कहानी। बंगाल की कहानी, इसमें बंगाल में कैसे ब्रिटिश पावर वो इस्टेब्लिश हुआ उसकी कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। तो मैसूर मैसूर में दो महत्वपूर्ण नाम है, एक है हैदर अली, दूसरा है उसका बेटा टीपू सुल्तान। तो अभी हम हैदर अली के बारे में देखते हैं। हैदर अली 1761 टू 82 तक मैसूर का शासक रहा। हैदर अली ने अपना करियर एक सोल्जर के रूप में शुरू किया था, ठीक है, मैसूर स्टेट में एक सोल्जर के रूप में सर्विस देते हुए उसने शुरू किया था, और बाद में वो फौजदार बना, ठीक है, डिंडीगुल का। और डिंडीगुल इज ए प्लेस, और उसने एक मॉडर्न आर्सेनल शुरू की थी डिंडीगुल में। आर्सेनल मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पे आर्म्स वगैरह रखे जाते हैं फ्रेंच की हेल्प से, ठीक है। ये लोग उन्होंने बहुत साइंटिफिक, ये बहुत आएगा हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, हालांकि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 1761 में उसने जो नजरार जार नान जार जार जो था वो उस समय का पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था, वोडेयार डायनेस्टी के किंग कृष्णराज फर्स्ट का, उसको इन्होंने हराया, हैदर अली ने, नान जार जार को। और बट लेकिन इसने ओवरथ्रो नहीं किया कृष्णा राज को, इसने मतलब थ्रोन से हटाया नहीं, और ये पावर अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। कृष्णराज को इसने लॉफुल रूलर माना और पावर बस अपने हाथ में ले ली। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है 1766 टू 1799 69 में, ठीक है। और इसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया, और ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 1769 में, ठीक है, और ये दोनों साइन करते हैं। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वार हुआ उसमें वारन हेस्टिंग्स ने फ्रेंच पोर्ट को माहे में अटैक किया, और
जो हैदर अली के टेरिटरी में आता था, और इस तरह से हैदर अली को भी लड़ाई में आना पड़ा। हैदर अली ने एक ज्वाइंट आर्मी, जिसमें निजाम और मराठा, और निजाम थे हैदराबाद के और मराठा, इन सब के साथ एक जो ज्वाइंट वो था आर्मी थी, उसने आरकॉट को कब्जा कर लिया। ठीक है, आरकॉट जो तो कर्नाटक स्टेट का वो कैपिटल था। और 1781 में, ठीक है यहाँ पे है, 1781 में हैदर अली पोर्टनोवो के युद्ध में मारे गए, आयरकूट से हार गए और इसी में मारे गए। ठीक है, ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार चल रहा है उसी में। अब हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि सेकंड एंग्लो मैसूर वार अभी चल ही रहा है, और टीपू सुल्तान अब चूंकि हैदर अली का बेटा था, तो उसके बाद ये नवाब बन गया, है ना, शासक बन गया वहां का, मैसूर का। और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान वहां का शासक बना 1782 में। ठीक है, और उसने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को कंटिन्यू किया 1784 तक, और ट्रीटी ऑफ मंगलोर हुई है 1784 में, जिसमें टीपू सुल्तान और ने और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो था वहां पर खत्म हुआ। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 टू 1792 चला। ठीक है, जिसमें मराठा, निजाम, ये दोनों फिर इस बार ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। पिछली बार सेकेंड बैटल में इसमें हैदर अली ने इनको अपने साथ कर लिया था, लेकिन इस बार ये मराठा के साथ चले गए, अंग्रेजों के साथ चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चले गए, और कार्नवालिस ने बेंगलोर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है 1792 में, और टीपू सुल्तान को अपनी आधी जो टेरिटरी थी वो उसको देनी पड़ी, अंग्रेजों को देनी पड़ी। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 में, जिसमें वेलेस्ली ने अटैक किया टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, टीपू एकमात्र रूलर था जिसने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंस को समझा था और मिलिट्री स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंस को भी समझा था। इसने साइंटिफिक वे में मिलिट्री को ट्रेन किया था। टीपू ने स्टेब्लिश की थी एक एम्बेसी फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में, पेगू में, और एक फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को डेवलप करने के लिए इसने विदेशों में आज की तरह, मॉडर्न डे की तरह उसने एम्बेसी स्टेब्लिश की थी। टीपू ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाई थी ना अपने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में। तो ये याद रखिए कि मैसूर का कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। और वो मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब भी बना था, जैकोबियन क्लब का मेंबर भी बना था। ये मैसूर की कहानी थी। अब हम लोग पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें और लास्ट गुरु थे। पंजाब में बहुत सारे 10 गुरु हुए हैं, और उनकी अपनी वो है लिस्ट वगैरह है, क्या काम किया है, तो उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, और अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। और उन्होंने सिख धर्म को एक रिलीजियस सेक्ट से एक मिलिट्री ब्रदरहुड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इनका इन द कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर that followed the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, the Sikhs increased their military strength and became a strong power. और चूंकि पंजाब के क्षेत्र में लगातार नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता रहता था, तो उससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए सिख ने अपने आप को मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ अपना बढ़ाया, और एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभरे। फिर आते हैं महाराजा रंजीत सिंह 1792 टू 1839। वो महानतम भारतीय शासकों में से एक थे, ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर थे अपने समय के। और उन्होंने जो उनको फाउंडर ऑफ सिख रूल भी उनको माना जाता है पंजाब में। उनका जन्म 1780 में हुआ था, 1780 में हुआ था, गुजरानवाला में। और उन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था 1799 में, मतलब सिर्फ 19 साल की उम्र में। और उसको लाहौर को पंजाब का कैपिटल बनाया। उन्होंने अमृतसर को भी कनकर कर लिया था, कनकर मतलब जीत लिया था 1802 में, 1802 में।
और लुधियाना, फिर बाद में उन्होंने लुधियाना को भी ऑक्युपाई कर लिया। एंड आफ्टर इंसेसेंट वार्स एनेक्स कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर, हजारा, पन्नू, देराजाट एंड पेशावर, ये सारे जगह उधर के उन्होंने एक्वायर कर लिए, कैप्चर कर लिए। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो उनके सक्सेसर्स थे, रंजीत सिंह के, वो थे खड़क सिंह, जो 1 साल रहे, 1739 टू 1740। उसके बाद नौनिहाल सिंह, ये भी 1840 में रहे, मतलब 1839 टू 1840, और ये भी 1840 में रहे, जो कि 1839 में रंजीत सिंह की डेथ ही होती है। उसके बाद शेर सिंह 1841 टू 1843। उसके बाद दलीप सिंह 1843 टू 1849। एक क्वेश्चन भी मैंने देखा था कि रंजीत सिंह के सक्सेसर कौन थे, उत्तराधिकारी कौन थे, और उसमें ऑप्शन था बहुत सारा था, तो उसमें दलीप सिंह था, उसका आंसर आयोग ने लिया हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। बाद में फिर रंजीत सिंह की डेथ के बाद कुछ उस तरह का स्ट्रॉन्ग रूलर आया नहीं, और सिख पावर को तोड़ दिया गया ब्रिटिशर्स के बाद, रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो वार, सिख वार शुरू होता है। ये 1845 टू 1846 में हुआ है, और इसमें सिख हार गए हैं। जो 4 बैटल्स थे, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सोबराव, चारों बैटल में सिखों की हार हुई थी, और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ इसमें 1846 में, और इससे इस वार का एंड हुआ। इसके बाद सर हेनरी लॉरेंस फर्स्ट ब्रिटिश रेसिडेंट बने वहां पे पंजाब में। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है 1848 टू 1849 में, और इसमें डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया, एनेक्स कर लिया। सर जॉन लॉरेंस को पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया पंजाब का। यहाँ पर पंजाब की कहानी खत्म होती है। हम कुछ किंगडम्स के बारे में, और वो कब स्टेब्लिश हुए, वो ईयर, और उनके फाउंडर, और उनका एनेक्सेशन कब हुआ और किस ट्रीटी के द्वारा हुआ, इसका एक टेबल दिया हुआ है अच्छा सा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको खत्म करेंगे। तो जो नवाब वाला वो था, किंगडम ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, तो वो 1713 में उसने स्टेब्लिश किया था, और उसका फाउंडर मुर्शीद कुली खान था। हालांकि उधर दे रखा था 1717। उसके बाद इसका एनेक्सेशन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 1765 में हम लोगों ने देखा है, बैटल ऑफ पलासी के बाद, उसके थ्रू इसका एनेक्सेशन हुआ। फिर मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना 1720 में हुई है बाजीराव फर्स्ट के द्वारा, और 1801 में इसको सब्सिडरी अलायंस के द्वारा अपने में मिला लिया गया अंग्रेजों के में। फिर नवाब ऑफ कर्नाटिक या आरकॉट, ये इसकी स्थापना 1720 में हुई है ना, और इसके सदातुल्ला खान जो थे इसके फाउंडर थे। 1801 में इसको सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपने में मिला लिया गया। नवाब ऑफ अवध, ठीक है, ये 1722 में, इसका इसकी स्थापना की थी सादत खान बुरहानुल मुल्क, ये, और इसको 1801 में सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ये कर लिया गया, और फिर 1856 में इसको फाइनली डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं कि फिर 1857 का जो रिवॉल्ट है, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। निजाम ऑफ हैदराबाद, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1724 है, और इसको एस्टेब्लिश किया था चीन कुलीज खान ने, निजामुल मुल्क उसको कहते हैं। जो नवाब ऑफ अवध है उसको सादत खान बुरहानुल मुल्क कहते हैं, और निजाम ऑफ हैदराबाद जो है, जिसने एस्टेब्लिश किया हैदराबाद को, उसके फाउंडर को कहते हैं चीन खलीज खान निजामुल मुल्क। और इसको 1798 में सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक्वायर कर लिया, अपने में मिला लिया। फिर मैसूर 1761 में हैदर अली के द्वारा फाउंड किया गया था, और 1799 में सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपने आप में मिला लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर पंजाब 1792 में रंजीत सिंह ने इसको फाउंड किया था, फाउंडर उनको कहा जाता है रंजीत सिंह को, और 1749 में इसको 1849 में डलहौजी ने इसको, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। अगला चैप्टर हम लोग लेकर के आएंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।